रिकॉल मेथड। रिकॉल मेथड एक ऐसा प्रोसीजर है जिसकी ज़रूरत पेश ना आए तो कभी भी ना आए, लेकिन ये इतना अहम है कि इसके बगैर कोई भी सिस्टम जो है वो अपग्रेड नहीं हो सकता। आप इसकी एग्जांपल यूँ ही समझ लें जैसे कि आपके पाकिस्तान में लॉट ऑफ आप देखते होंगे कुछ ब्लॉगर्स होते हैं, पता लगता है जी आज किसी शहर में किसी ने एक हेलीकॉप्टर बना लिया, किसी एक आम आदमी ने एक गाड़ी बना ली, फिर बाद में पता लगता है जी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं कर रही, वरना इनके पास बहुत टैलेंट है, वो हेलीकॉप्टर को ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ अरसे बाद 10 दिन बाद 15 दिन बाद आप देखते हैं वो न्यूज़ ठप हो जाती है और उसके बाद उसका दोबारा कोई भी अपडेट नहीं मिल पाता। आपने कभी फील किया कि उसकी सबसे बेसिक रीज़न क्या होती है? उसकी सबसे बेसिक रीज़न यही होती है कि उनका कोई रिकॉल मेथड नहीं होता। जब आप एक किसी चीज़ को बनाते हैं और उसके लिए आपके पास उसकी प्रिकॉशंस मौजूद नहीं है, आपके पास उसका कुछ सोल्यूशन नहीं है, अगर आप उसमें कोई किसी किस्म की भी कोई भी टेक्निकल फॉल्ट आ जाए तो वो चीज़ कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। फॉल्ट का होना उस सिस्टम का बेकार होना नहीं होता। रिकॉल मेथड हमें यही समझाता है कि जब आपके सिस्टम में किसी किस्म का प्रॉब्लम क्रिएट हो तो हम उसके सोल्यूशन की तरफ आएँ। अगर हम उसके सोल्यूशन की तरफ नहीं आएंगे तो फिर उसका अल्टीमेटली क्या होगा, वो सिस्टम हमारा डाउन होना शुरू हो जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो आपके पूरे हॉस्पिटल के अंदर से उसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। हमारे यहाँ रिकॉल मेथड की इसलिए भी वैल्यू नहीं है कि यहाँ पर क्या होता है कि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जब हम किसी भी सिस्टम के अंदर कोई भी टेक्निकल फॉल्ट देखते हैं तो हम रिकॉल मेथड की जगह जाने के बजाय हम हाइपर हो जाते हैं। हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा ही है, हम हाइपर होते हैं, हमारी सोसाइटी हाइपर होती है, हमारी मैनेजमेंट हाइपर होती है, इवन कि हमारे ऊपर बैठने वाले जितने भी बोर्ड के लोग हैं वो भी हाइपर होते हैं। उसको रिकॉल की तरफ लाने से पहले क्या किया जाता है, किसी को सस्पेंड किया जाता है, किसी को टर्मिनेट किया जाता है, किसी की ट्रांसफ़र की जाती है और इन सॉल्यूशंस की तरफ जाया जाता है, बल्कि रिकॉल मेथड को वहीं पर दफन कर दिया जाता है। आज का मकसद भी यही है कि हम स्टरलाइजेशंस के अंदर जितनी भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको पेशेंट्स तक लाने के लिए हमारे पास खुदा ना खास्ता अगर किसी किस्म का कोई मिसहैप हो जाता है तो हमने उसको किस तरीके से वापस लेके चलना है। मैं इस टॉपिक से पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शंस करवा दूं। इन मकासद के लिए मैंने हेल्थ केयर एकेडमी की तरफ से एक सर्टिफिकेशन ली, उसके बाद मैंने स्टरल जो इसकी मेडिकल डिवाइसेस है इसके ऊपर मैंने स्टरलाइजेशंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क किया। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिकल इन्फेक्शंस कंट्रोल की हमारी एक सोसाइटी बनी हुई थी, उन्होंने जो इन्फेक्शन डिसीज़ के ऊपर स्टरलाइजेशंस के ऊपर किस तरीके से इनको कंट्रोल किया जा सकता है, एंटीबायोटिक्स को कैसे कम किया जाता है, उसके ऊपर मैंने सर्टिफिकेशन ली। उसके बाद अमेरिकन एक प्रोग्राम था जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक 3 मंथ प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसमें हमारा मकसद ये था कि हम सेंट्रल प्रोसेस को किस तरीके से स्टरलाइज के जो प्रोसेस है उसको कितना ज़्यादा अपडेट कर सकते हैं थ्रू डिपार्टमेंट थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स। उसके ऊपर सर्टिफिकेशन ली मैंने। उसके बाद हमारा क्लिनिक स्टरलाइजेशन प्रोसेस है, उसके ऊपर हमारे पास यहाँ पर 2 मंथ का एक कोर्स हुआ था, तो वो मैंने उसकी सर्टिफिकेशन हासिल की। उसके ऊपर बाद में लाहौर में हुआ, उसके ऊपर भी की। उसके बाद हमारा ये अब का जो टॉपिक है जिसके ऊपर मैं आपको गाइड करने लगा हूँ, इसकी हेलो एंड हाई मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला हमारा मकसद जो है वो ये है कि क्या इसको हेल्थ केयर कमीशन वाले कैसे देखते हैं, इसकी नेसेसरी क्या है और हमारे लिए ये कितना ज़रूरी है। हमारे मुल्क के अंदर 2010 में एक एक्ट बन गया जिसमें डिफरेंट ऑफ कंट्री से, जिसमें कनाडा है, यूके है, न्यूजीलैंड है, उनसे कुछ मशावरत हुई और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर स्टरलाइजेशंस के ऊपर एक प्रोटोकॉल बन गया और अब तमाम पाकिस्तान के अंदर उन प्रोटोकॉल्स के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। उस इम्प्लीमेंट में हमारे पास जो इंडिकेटर्स हैं जिनके ऊपर हमने आज डिस्कस करना है वो बेसिकली 3 इंडिकेटर्स हैं जो स्टरलाइजेशन से रिलेटेड हैं। इनमें से जो पहला इंडिकेटर है इसके ऊपर ऑलरेडी वर्कशॉप हो चुकी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम होगी तो हम आपको दोबारा जो है वो मदऊ करेंगे। वो थी हमारी स्टरलाइजेशन एक्टिविटीज़ के ऊपर।
इसका हमारा इंडिकेटर है 90। और दूसरा हमारा है जी इसकी वैलिडेशंस जो है स्टरलाइजेशंस की, इसके ऊपर भी एक वर्कशॉप हुई इंशाल्लाह। अब ये रिकॉल हुई है, इसके बाद ये दोबारा चेंज चलेगी और दोबारा हम जो है वो इंडिकेटर्स 90 की तरफ वापस आएंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो डिस्कस जो हमने करना है वो इंडिकेटर 92 है, जिसके ऊपर हम रिकॉल प्रोसीजर्स को डिस्कस करेंगे कि आया कि वो हमारे हॉस्पिटल में किस तरीके से वर्क करता है और आपने इस सिस्टम का किस तरह हिस्सा बनना है। इसके लिए हमारे पास दो तरह के प्रोसीजर्स होते हैं स्टार्ट पे जो हमने करने होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है कि हमारे पास एक रिटन रिकॉल मेथड मौजूद होना चाहिए जिनके एसओपीज़ के ऊपर हमने अमल करना है। तो सबसे पहले हमारे एक रिकॉल मेथड के ऊपर हमारे पास एक रिटन परफॉर्मा मौजूद है। हम वो रिटन जो परफॉर्मा है वो विद इन 2 और 3 डेज़ आपके सभी डिपार्टमेंट्स को हम पहुंचा देंगे ताकि आप उसको समझ लें और अगर गाहे बगाहे उसको रीड कर लें तो आपको ज़रा CSSD से रिलेटेड कभी कोई हर्डल आती है तो वो आपको फेस करने में आसानी होगी। अब हम आते हैं कि हमें रिकॉल्स के लिए जो हमारा इंडिकेटर है 92 उसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। उसके लिए हमारे पास चंद जो रीज़न्स हैं वो हमने निकाल ली हैं। उसमें से सबसे पहली प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग्स के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इन लोड शेडिंग की वजह से क्या होता है कि हमारे जो ऑटोक्लेव्स होते हैं बेसिकली वो एक ऑटो ऑपरेटेड होते हैं और उनकी जो कमांड्स होती हैं वो थ्रू सिस्टम आगे चलती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऑटोक्लेव एक सिस्टम के अंदर ऑलरेडी ऑपरेट हो रहा होता है और विद इन 15 मिनट्स या 20 मिनट्स क्या होता है फ्लक्चुएशंस होती है लोड शेडिंग की वजह से, वो ऑटोक्लेव अपना सिस्टम बंद कर देता है। हम इतना जानते हैं कि CPU का एक प्रोसेसिंग टाइम होता है, अगर विद इन 15 सेकेंड या 20 सेकेंड्स हम उसको दोबारा ऑन कर लें तो वो अपने सिस्टम को दोबारा वहीं से एक्टिवेट कर लेता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि वो दोबारा स्टार्ट से 0 से लेता है। अब जब वो अगर विद इन सेकेंड्स लोड शेडिंग के दरमियान हमारी वो जो फ्लक्चुएशंस है वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा डिले हो जाएगा तो क्या होगा कि वो प्रोसीजर वहाँ रुक जाएगा और हम उसको दोबारा 0 से स्टार्ट करेंगे। अब जब 0 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर रिकॉल का फर्स्ट जो अटैम्प्ट है ये मुमकिन है कि हमारे लिए प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है हमने उस सामान को स्टॉल किया, आप तक पहुंचा, लेकिन आपने जब उसको ऑपरेशन थिएटर में ओपन किया तो उसमें किसी किस्म का कोई इंडिकेटर मौजूद नहीं था। अगर उसके अंदर किसी किस्म का इंडिकेटर मौजूद नहीं है तो वहाँ पर आपको रिकॉल की ज़रूरत पेश आएगी और आप उस सामान को दोबारा हमारे पास CSSD में भेजेंगे। वो हम आगे फर्दरली डिस्कस करेंगे कि उसका आगे प्रोसीजर क्या है। तीसरी रीज़न ये हो सकती है जो इमरजेंसी शटडाउन है, वो मैं ऑलरेडी आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशंस के अंदर क्लियर कर चुका हूँ। फोर्थ रीज़न ये बड़ी अहम है, हम जब आपके पास स्टर्ल एक इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं पैकिंग में तो उनके ऊपर एक टेप होती है जिसे हम इंडिकेटर टेप कहते हैं। इंडिकेटर टेप का मकसद ये होता है कि आप उस स्टरलाइजेशंस में जो वो स्टर्ल हमारा पैक है उसको ओपन करने से पहले ही आपको थोड़ा सा इंडिकेट हो जाए कि क्या ये जो हमारे पास पैक आया है ये स्टर्ल है या नहीं है, तो हम उसके कलर की तरफ आ जाएंगे। टियर ऑफ पेपर जो है इसको बेसिकली यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। मैं आप सब डिपार्टमेंट्स को भी इसी वसातत से कहना चाहता हूँ कि हमारे पास रैपिंग शीट्स मौजूद हैं जो इन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को पैक करती हैं। उन रैपिंग शीट्स की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। एक फ़र्स्ट जो सबसे ज़्यादा नेसेसरी है वो ये है कि वो आपका जो मटेरियल है वो किसी बॉक्स में बंद होना चाहिए। अगर आप उसको किसी बोल में किसी ऐसी चीज़ में रख के हमारे पास ले आएंगे और उसको लिनन में पैक कर देंगे तो ऑब्वियसली वो रैप नहीं हो पाएगा। और अगर ऐसी सिचुएशंस में हम उनको रैप करेंगे तो क्या होगा कि वो इंस्ट्रूमेंट्स के कुछ कॉर्नर्स जो हैं वो उस पेपर को डैमेज कर देंगे, जिससे क्या होगा स्टरलाइजेशन का जो हमारा मकसद है वो फोत हो जाएगा। और माइट पॉसिबल ये भी मुमकिन है कि वो जहाँ से वो पेपर डैमेज हुआ है वो चीज़ आपकी नज़र में ना आए और आप उस पैक को ओपन करके यूज़ कर लें। तो एक रिकॉल की वजह ये भी हो सकती है। सेकेंड लास्ट जो है इसके ऊपर हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो बहुत कम वर्क होता है इन्फेक्टेड पेशेंट्स के ऊपर। लास्ट टाइम मैं वर्कशॉप ले रहा था, वहाँ पर जर्मनी के एक थे जो लिसनर्स हैं हमारे, वो उन्हें बता रहे थे कि जी वहाँ पर ऐसा होता है कि अगर खुदा ना खास्ता कभी किसी को इन्फेक्शन हो जाए, हम उस पेशेंट का 3 मंथ तक घर जाने के बाद भी 3 माह तक उसका डाटा हमारे पास आता है
हम 3 माह तक देखते हैं कि क्या इस पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हुआ है, और अगर उसको इन्फेक्शन हुआ है तो हम उस इन्फेक्शंस की जब बैक पर जाते हैं तो अल्टीमेटली एंड पर CSSD के उस पैकिंग मटीरियल्स को भी देखा जाता है जिससे उसको ऑपरेट किया गया। तो यहाँ पर कुछ रुझान कम है, इस वजह से भी पाकिस्तान उन 6 कंट्रीज़ में से 3rd पर है जिसमें बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल होती। और सबसे अहम बात यह कि पाकिस्तान पूरी दुनिया की टॉप की 3 फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ में से सबसे ज़्यादा जो हमारी एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं उसमें पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। यानी कि हम अपनी हेल्थ में से इन मेडिसिन्स के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा जो खर्च करते हैं वो एंटीबायोटिक्स के ऊपर करते हैं। और इसका मतलब ये है कि हमारे सिस्टम में उसका एक पार्ट CSSD भी है जिसको थोड़ा सा हमें इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी आइंदा फर्दरली, ताकि इन पेशेंट्स के साथ उतनी ज़्यादा ज़्यादती ना हो जाए जिस तरह माजी में होता रहे। उसके बाद लास्ट है जो डैमेज इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मुमकिन है ऐसा कभी जो होता है स्टरलाइजेशन के दौरान सेट्स जब आपके थिएटर तक पहुंचते हैं तो मुमकिन है उसमें से कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो डैमेज हो जाए तो उसके लिए भी रिकॉल की ज़रूरत हमें पेश आ सकती है। अच्छा, अगर ये सब जो हमने बताया इंडिकेशंस के ये भी मुमकिन है, ये भी मुमकिन है, अगर ऐसा हो जाए तो हम उनको ग्रिप कैसे करना है, हमने उसको पकड़ना कैसे है, इन रिकॉल मेथड का मकसद यही है। और आपको गाइडलाइन कैसे देनी है कि आपने इनके लिए क्या सिचुएशंस है जो है उनको फॉलो करना है, किन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। इसमें सबसे अहम बात यह है जो सबसे ऊपर लिखी है, जो हमारे बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स होते हैं या हमारे जो केमिकल इंडिकेटर्स होते हैं। स्टेरिक गेज लाएँ आप? नहीं लाए? हमारे पास